नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आएगा तो मोदी ही, ये बार बार आप पिछले 5 सालों से सुन रहे हैं। आएगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी ही। अब तो यहाँ तक लोग कहने लगे हैं कि जब मोदी जी का 400 पार का नारा करीब करीब अब ये समझ में आ गया है कि वो फेल हो गया है। अमित शाह और मोदी को छोड़ के बाकी भाजपा के लोग ये मानने लगे हैं कि अब एनडीए के साथ भी मिलकर शायद उनको वो जादुई आंकड़ा 272 ना मिले, 272, लेकिन फिर भी कहते हैं आएगा तो मोदी ही। और इस तरह की बात करने वालों का कोई कहना यह है कि वो जो मशीन की गड़बड़ करें, चाहे वोट की हेराफेरी करें, चाहे इलेक्शन कमीशन उनके साथ हो, वो कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करके मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। तरह तरह की दलीलें दी जा रही हैं। तो आइए इस पे हम लोग भी थोड़ी बातचीत कर लें। मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मानना यह है, मतलब कि मैंडेट क्लियर होगा इस बार। मेरे हिसाब से फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं होना चाहिए। और क्लियर मैंडेट की जब बात कर रहा हूं तो 272 नहीं है। हम सब लोग जो सोशल मीडिया में हैं और जो इस पे एक अपनी नज़र रखे हुए हैं, जितनी जानकारी हो रही है, जितनी जगह लोगों से बातचीत हो रही है, उससे सोशल मीडिया के मेजॉरिटी ऑफ दी सोशल मीडिया को ऐसा लग रहा है कि मोदी जी हार रहे हैं। अलग अलग आंकड़े लोग दे रहे हैं। किसी को लगता है 210 आएंगे, अब बीजेपी को कहता है 220। मेरा अपना आकलन यह है कि वो 200 के अंदर रहेंगे। इसके उलट एक सरकारी मीडिया है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कह लीजिए, अब चूंकि वो बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं सरकार से, उनकी डिपेंडेंस सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो लगातार ये कह रहे हैं कि मोदी, कुछ लोग तो 400 की बात कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं 300 के ऊपर आएगा। और केवल यही नहीं, कुछ लोग जो अभी तक अपने को न्यूट्रल दिखाने की कोशिश करते हैं, वो अपनी न्यूट्रलिटी छोड़ के वो और न्यूट्रली नहीं दिखाते हैं, वो अपने को इंटेलेक्चुअली बहुत ऊपर, मतलब वो शायद हिंदुस्तान में, या हिंदुस्तान तो छोड़ दीजिए, विश्व में एक ही 2 लोग उस बुद्धि के लोग हैं। उस तरह के जो 2 हमारे खास लोग हैं हिंदुस्तान में, वो घुमा फिरा के एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो तो सरकार तो बीजेपी ही बनाने जा रही है। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि सरकार बीजेपी बनाए या सरकार इंडिया अलायंस बनाए, मैंडेट क्लियर होने जा रहा है। या तो इंडिया अलायंस 300 पार है, हम सब लोगों को ये लग रहा है, जो सोशल मीडिया में, मुझे भी ये लग रहा है कि इंडिया अलायंस 300 पार होगा। दूसरी तरफ अगर बीजेपी और उसके अलायंस एनडीए आता है, तो अगर मान लीजिए हम रीड नहीं कर पाए, अगर मान लीजिए कोई, मैं उन कारणों को नहीं बोल रहा हूं, किसी और कारण से एनडीए की सरकार बनती है, तो एनडीए 300 पार होगा। ये फ्रैक्चर्ड मैंडेट इस देश के लोग नहीं देंगे। अब जरा एक बात तो ये हो गई जिसपे मैं कन्विंस हूं। अब थोड़ा ये बात कर ली जाए कि मोदी जी कैसे प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। पहली बात तो यह है कि अगर बीजेपी की क्लियर कट 272 से ऊपर सीटें आ जाएं, तो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर, उसमें किसी से पूछना नहीं, उनका क्लियर मैंडेट है। पिछली बार 303 पे था, इस बार 272 का मार्क अगर वो क्रॉस कर लेते हैं, हालांकि उनका मानना है कि वो 400 सीटें लेके आ रहे हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, उस पर कोई शक शुबा नहीं है। दूसरा ये है कि बीजेपी ऑन इट्स ओन 272 पे नहीं आती है, उसकी जगह एनडीए अपने सहयोगी दलों के साथ बीजेपी 272 का आंकड़ा पार करती है, तब भी मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मतलब इसमें कोई इफ एंड बट मेरे हिसाब से नहीं है कि 272 एनडीए या बीजेपी अगर आ रही है तो मोदी जी प्रधान। अब तीसरी बात आती है जिसपे बहुत डिबेट हो रही है कि भाई अगर ये 272 जगह 250 के अंदर रह गए, तब मोदी जी को तो कोई मानेगा नहीं। फिर कोई कहता है कि नहीं, अगर 200 के अंदर रह गए तब मोदी जी को कोई नहीं मानेगा। फिर कोई कहते हैं कि 150 की बात। तो 3 सिनेरियो हैं। बीजेपी लेस देन 250, मतलब बीजेपी इंक्लूडिंग एनडीए लेस देन 250, बीजेपी लेस देन 200, हम एनडीए नहीं बोल रहे हैं, बीजेपी एनडीए लेस देन 250, बीजेपी अलोन लेस देन 200, या बीजेपी 150। अब इसमें यह भी मानना है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी
तो बीजेपी ही बनेगी। इसमें मेरे ख्याल में कोई किसी में लोगों में दो मत नहीं है, ये एक मत के सब लोग हैं। इन वन वर्ड एवरीवन इज टेलिंग कि ये एक अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगले इलेक्शन के बाद बीजेपी ही होगी। हालांकि थोड़ा अगर इनडायरेक्टली पूछिए तो अगर बीजेपी के 150 सीटें आती हैं तो क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन होगा, अभी खैर उस डिबेट में नहीं जाएंगे, वो एक कहीं और डायरेक्शन में चली जाएगी। अब जहां जहां खतरा है, वो खतरा एक ये है कि अगर वो 150 सीट आते हैं, मोदी जी क्या कर सकते हैं ये अब सबको पता लग गया है। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुर्सी पे बैठे रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मोदी जी मंगलसूत्र लोगों का छिनवा सकते हैं, जैसा मोदी जी कहते हैं, मतलब मोदी जी दूसरे के लिए कहते हैं। तो अगर मैं एक राय आप लोगों को दूं कि भाई आप ये कर सकते हैं, तो वो मेरे मन में विचार आया तो मैं भी वो कर सकता हूं। मोदी जी लोगों की भैंस खुलवा सकते हैं, मोदी जी लोगों के घर में घुस सकते हैं, और तो और जैसा मोदी जी कह रहे हैं कि अब वोट के लिए मुजरा करेंगे, तो अब प्राइम मिनिस्टर पद के लिए लोग मुजरा भी कर सकते हैं। मतलब अगर कोई वोट के लिए मुजरा कर सकता है तो प्राइम मिनिस्टर पद के लिए भी मुजरा कर सकता है। ये तो ये उन्हीं के का कहना है। अब जरा ये समझिए कि पहले तो ये समझ लीजिए कि कौन कितनी सीट लड़ रहा है, क्योंकि बार बार ये हो रहा है ना कि उनको बाकी गठबंधन से लोग मिल जाएंगे, बाकी को तोड़ लेंगे, इत्यादि इत्यादि। कुल सीटें एनडीए लड़ रहा है 540, 540 सीट पे एनडीए का गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। परफेक्ट गठबंधन है, 25 पार्टियों का गठबंधन है। उसमें सबसे बड़ी बीजेपी है जो 441 सीटों पे लड़ रही है। फिर तेलुगु देशम पार्टी है, वो आंध्र प्रदेश में 17 सीटों पे है। जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पे बिहार में लड़ रही है। और फिर शिवसेना शिंदे महाराष्ट्र में 15 सीट, पीएम के तमिलनाडु में 10 सीट, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी वाली वो, और एनसीपी अजीत पवार वाली ये 5-5 सीट। इस तरह से ये करीब 68 सीट हो रही हैं। 540 वो खुद 441 खुद लड़ रहे हैं। और बाकी बची हुई सीटों में 9 पार्टीज हैं जो एक एक सीट पे लड़ रही हैं, 6 पार्टीज हैं 2-2 सीट पे लड़ रही हैं, इस तरह से। हाँ, यूपी के बारे में बता दूं क्योंकि यूपी के बारे में लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट है। यूपी में बीजेपी आउट ऑफ 80 75 सीट्स पे लड़ रही है। 5 सीट जो बच रही हैं उसमें 2 सीट पे आरएलडी जयंत चौधरी वाली जी जो लास्ट में तोड़ के ले जाया गया था उनको, और 2 सीट पे अपना दल लड़ रहा है। 1 सीट पे ओम प्रकाश राजभर की जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जो है वो लड़ रही है। संजय निषाद की पार्टी फूल चुनाव मतलब कमल चुनाव निशान पे लड़ रही है। तो टेक्निकली 75 सीट पे बीजेपी का सिंबल है और 5 सीट पे इन लोगों का है। अब जरा ये देख लिया जाए कि जो एनडीए है जिसके जो बड़े घटक जैसा मैंने आपको बताया जो उसके साथ हैं तेलुगु देशम, जनता दल यूनाइटेड और शिवसेना शिंदे जो और पीएम के जो 10 या 10 से अधिक सीटों पे लड़ रहे हैं, इनका पोस्ट पोल रोल क्या हो सकता है चुनाव के बाद। अब जैसी खबरें आ रही हैं कि भाई नीतीश कुमार तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं फिर से एक बार पलटी मारने के लिए। उसका मुख्य कारण यह है कि बिहार के विधानसभा चुनाव अगले 4-5 महीने में होने वाले हैं। नीतीश कुमार जी को लेके शायद लॉन्ग टर्म की बात करते हुए इंडिया गठबंधन और खास करके तेजस्वी यादव और लालू यादव ने अभी तक कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की है, कुछ ऐसा माहौल नहीं क्रिएट किया है कि वो वापसी न हो सके। बल्कि तेजस्वी यादव तो लगातार चाचा जी को प्रणाम करते हैं नीतीश कुमार के रेफरेंस में, और चाचा जी को बार बार कहते हैं कि आप तो इधर आएंगे ही, आपका तो स्थान रखा ही हुआ है, ये तो आप ही की जगह है। वो इस तरह से लेके करते रहते हैं, तो कहीं कड़वाहट की भी बात नहीं है। जनता दल यू के जो 16 लोग लड़ रहे हैं, तो एक तो मेरे हिसाब से वो डाउटफुल लोग हैं जो एनडीए छोड़ सकते हैं। दूसरा शिवसेना शिंदे जो है जो 15 सीट पे चुनाव लड़ रही है, उसके साथ जैसा कहते हैं कि उसके वजूद की बात है। शिवसेना शिंदे 15 में से अगर 5-6 ही सीट ला पाती है, 4-5 ही सीट ला पाती है, तो शायद एग्जिस्टेंस की बात हो जाएगी। क्योंकि उसके बाद अगर आप चुनाव देखिए, क्योंकि बॉम्बे के चुनाव कर लें या बॉम्बे म्यूनिसिपल के चुनाव कर लें, तो एक ही चीज़ रहेगी कि शिंदे जी की पार्टी या तो बीजेपी में उसका विलय हो जाएगा, जिसको कहते हैं बीजेपी उसको
मतलब डकार के बिना पानी पिए उसको पचा भी लेगी, या अगर शिंदे जी को अपने और अपने साथियों का वजूद कायम रखना है तो उनके पास शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास वापस जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। और कुछ कमोबेश इसी तरह की स्थिति एनसीपी अजीत पवार की भी है, क्योंकि अजीत पवार जी के पास और क्या ऑप्शन है। अगर वो 4 सीटों पे, शायद 4 या 5 4 सीटों पे लड़ रहे हैं, अगर वो खराब करते हैं, 1 आध सीट आती है तो क्या करेंगे एक सीट लेके। तो उनके पास भी या तो वो अपने को बीजेपी में मर्ज करा लें या उनको वापस शरद पवार वाली एनसीपी में जाना होगा, और जो इन ऑल लाइकली वहाँ चले जाएंगे। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि ये टोटल ये सीटें हैं, एनसीपी 5 सीट पे लड़ रही है, 4 सीट पे महाराष्ट्र में और 1 सीट में लक्षद्वीप में। एनसीपी अजीत पवार तो 15 सीट पे शिवसेना है 20, और 16 सीट पे जनता दल यू नीतीश कुमार वाली 36 सीट हैं। अब 36 सीट में अगर आप 1/3 का भी मान लीजिए, हम 50% नहीं मान रहे हैं, 12 सीटें भी अगर इन लोग जीत के आ रहे हैं तो मैं इस 12 सीट को बहुत पक्की तौर पे नहीं कह सकता हूं कि ये एनडीए के ये घटक दल बीजेपी के साथ रहेंगे। और ना बीजेपी के साथ कब, जब वो एनडीए या बीजेपी 272 का आंकड़ा पार नहीं कर रहे हैं, मैं उस सिनेरियो की बात कर रहा हूं। ये जो पार्टी जिनके साथ ये लोग लड़ रहे हैं उसमें कुछ पार्टीज, जैसे मेघालय में 2 ही सीटें हैं, कहने को एनडीए लड़ रहा है, वहाँ नेशनल पीपल्स पार्टी है 2 सीटों वाली। अगर आपको याद हो, पीएस संगमा जब छोड़े थे कांग्रेस, सोनिया गांधी के सवाल पे शरद पवार के नेतृत्व में ये तारिक अनवर, पीएस संगमा और शरद पवार, उसके बाद जब संगमा जी थे वो वापस निकल के उन्होंने नेशनल पीपल्स पार्टी बना ली थी, और टेक्निकली नेशनल पीपल्स पार्टी एज ऑन डेट इज अ नेशनल पार्टी, वो राष्ट्रीय पार्टी इस समय भी है। तो 2 सीटों पे मेघालय में नेशनल पीपल्स पार्टी लड़ रही, बीजेपी नहीं लड़ रही है। मणिपुर की 1 सीट पे नागा पीपल्स फ्रंट लड़ रहा है, जिसको जो एनडीए का घटक अपने को कहते हैं, और नागालैंड में भी 1 सीट पे इनका एनडीपीपी लड़ रहे हैं, जो इनका एनडीए का सहयोगी है। मुझे लगता है कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, इनको ना बीजेपी से मतलब है, ना कांग्रेस से मतलब है, ना इंडिया अलायंस है। जिसकी पार्टी केंद्र में जिसकी सत्ता रहेगी ये उसके साथ चले जाएंगे। तो कुल ले दे के मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी और शिंदे और अजीत पवार जी का गुट थोड़ा बहुत रिलायबल नहीं है। अब इसके उलट एक चीज़ और समझ लीजिए कि इधर के गुट कौन कौन है। इंडिया गठबंधन, क्योंकि बीजेपी मैंने आपको बता दिया था कि अगर 272 हो जाती है, 272 एनडीए हो जाती है, तब तो कुछ बात ही नहीं है। हम लोग सारी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि अगर वो 200 के अंदर रह जाती है या 250 के अंदर रह जाती है। इंडिया अलायंस कुल 466 सीट पे लड़ रही है। आपको लगेगा नहीं 543। इंडिया अलायंस का जो प्री पोल अलायंस गठबंधन है ऑन पेपर, वो 466 सीटों पे ही है 22 पार्टियों के बीच में। फ्रेंडली कंटेस्ट 77 सीट्स पे है। जैसे ममता बनर्जी जी 42 सीट बंगाल में, वो कोई इंडिया अलायंस में नहीं लड़ रही हैं, लेकिन यूपी आते आते उनका एक उम्मीदवार ललितेश त्रिपाठी जी भदोही से लड़ रहे हैं और अपने सिंबल पे लड़ रहे हैं। तो इसलिए इसको समझने के लिए बता दें, 466 इंडिया अलायंस और 77 सीट्स पे फ्रेंडली फाइट। अब जरा मैं एक और आपको वो दे दूं जिससे समझ में आ जाए। कांग्रेस 543 में 285 सीट्स जो हैं वो इंडिया अलायंस का, जहां गठबंधन, जहां फॉर्मल अलायंस हो गया है, कोई और कैंडिडेट नहीं है, वो 285 सीट्स पे लड़ रही है। और फ्रेंडली फाइट जो है, मतलब गठबंधन नहीं हुआ है आपस में एक दूसरा, जैसे बंगाल में एक दूसरे के अगेंस्ट, पंजाब में आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट, इस तरह की जो सिचुएशन है वो 43 सीट्स पे है। तो कांग्रेस कुल 328 सीट्स पे लड़ रही है। समाजवादी पार्टी यूपी में 62 सीट्स पे लड़ रही है। एक उसने टीएमसी मतलब तृणमूल कांग्रेस के लिए छोड़ी है और 17 सीट कांग्रेस के लिए, 62 सीट पे खुद हैं। लेकिन फ्रेंडली फाइट 9 सीट पे है, तो टोटल वो 71 सीट्स पे लड़ रहे हैं। इसी तरह से सीपीएम इंडिया अलायंस में 6 सीट पे लड़ रहे हैं,
फ्रेंडली फाइट 47 सीट्स पे है, वहाँ फ्रेंडली फाइट 47 पे है, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी से उनका मामला बैठा नहीं है, तो वो 53 सीट पे लड़ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस एक सीट पे केवल इंडिया अलायंस में लड़ रही है, बनारस वाली, जैसा मैं भदोही वाली, जैसा मैंने आपको बताया, और फ्रेंडली फाइट 47 जगहों पे, असम में है, त्रिपुरा में है, कहीं कहीं, तो 48 सीट पे है। और आम आदमी पार्टी 7 सीट पे अलायंस है फॉर्मल, 4 दिल्ली, 2 गुजरात और 1 हरियाणा, और 13 सीट पे फ्रेंडली फाइट है। मतलब फ्रेंडली फाइट कहाँ है? 13 सीट ऑफ पंजाब और 2 सीटें असम, 15 सीट पे फ्रेंडली फाइट है। कुल आम आदमी पार्टी 22 सीटों पे लड़ रही है। 2 पार्टीज का नाम मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है कि ये कहीं और नहीं लड़ रहे हैं। आरजेडी 24 सीट केवल अपने को रिस्ट्रिक्ट की है बिहार में, और डीएमके 21 सीट केवल रिस्ट्रिक्ट की है तमिलनाडु में। मैं ये इन लोगों के नाम इसलिए ले रहा हूं कि अब आपको समझ में आ जाएगा कि पोस्ट पोल में कौन टूट सकता है, कौन नहीं टूट सकता है। बार बार कहा जा रहा है ना कि वो इंडिया अलायंस को तोड़ लेंगे, इनको कर लेंगे। अब जो मुझे एक पहला सिनेरियो तो ये है कि अगर फ्रैक्चर्ड मैंडेट जो मेरे हिसाब से नहीं आएगा, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कशन अगर वो आता है, और अगर मोदी जी के जो समर्थक हैं या जो मोदी जिनको ये अच्छा लगता है कि नहीं आएगा तो मोदी ही, तो मैं भी ये मानता हूं कि अगर बीजेपी सरकार बनाएगी तो मोदी जी ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ये कहना कि 200 से कम सीट आ जाती हैं तो गडकरी साहब बन जाएंगे, तो राजनाथ सिंह बन जाएंगे, या शिवराज सिंह चौहान बन जाएंगे, या जैसे वसुंधरा राजे बन जाएंगे, मैं इन सबको ये मानता हूं कि ये सब है। इनमें से किसी लीडर की 2 चीज़ें हैं। मोदी जी नॉर्मल वोटर्स मैंडेट को तो प्रभावित करने के चक्कर में रहते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रखते हैं, और मोदी जी इसको कोई मोदी जी के प्रेम में या बीजेपी के प्रेम में कोई इनको सपोर्ट नहीं करेगा। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, नार्कोटिक्स, एनआईए, मालूम नहीं कौन कौन से विभाग हैं जिसके डर से मोदी जी उन लोगों को खींच खांच करके अपने पक्ष में कराएंगे। ये जो नॉन डेमोक्रेटिक मीन्स हैं, ये मेरे ख्याल में मोदी जी और अमित शाह को छोड़ के भाजपा के कुछ लोग मन में तो रख सकते हैं, लेकिन वो इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो अब मेरी दृष्टि में क्लियर मैंडेट इधर इंडिया अलायंस और एनडीए। दूसरा, अगर क्लियर मैंडेट नहीं तो फ्रैक्चर्ड मैंडेट बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर फ्रैक्चर्ड मैंडेट फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कशन, और उसमें अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो चाहे मोदी जी की 50 सीट आए, चाहे 100 सीट आए, चाहे 150 आए, चाहे 200 आए, चाहे 250 आए, फिर मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनते हैं अगर बीजेपी सरकार बनाती है। लेकिन मेरे हिसाब से इंडिया गठबंधन बहुत क्लियर है, इंडिया गठबंधन 300 पार करेगा, और मोदी जी इस स्थिति में नहीं रहेंगे कि बीजेपी को सरकार बनाने का निमंत्रण भी मिले। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।